के लिए नहीं बन रहे हैं, उनका कुछ और ही मोटिव रहता है। वो सिर्फ स्कूल जाते हैं, अपना अटेंडेंस लगा के चले आते हैं, बिना बिना जाए हुए भी अटेंडेंस लगा देते हैं, ठीक है। मेरे पिताजी खुद प्रिंसिपल हैं हेड बिहार गवर्नमेंट में, ठीक है। मैंने उनके थ्रू बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी हैं कि क्या क्या उनका थॉट प्रोसेस रहता है, क्या बाकी टीचर जो उनके आसपास रहते हैं उनका क्या थॉट प्रोसेस रहता है। तो ये प्रॉब्लम है हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, जिन लोगों की बहाली होती है, जिस तरीके से बहाली होता है हमारे यहाँ, वहीं पे प्रॉब्लम है। आधे टीचर को खुद ही नहीं अपने कंटेंट के बारे में पता होता है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और वो पैशन कहाँ से आएगा। और खास करके इस एज में इस जनरेशन जहाँ पे सोशल मीडिया का इतना ज्यादा बढ़ावा हो गया है, लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स इतना सारा कंज्यूम करते हैं कंटेंट, वहां पे तो मुझे लगता है और बहुत जरूरी था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर बहुत अच्छे से फोकस किया जाए, चीजों को ठीक किया जाए। बट रूरल एरियाज में मुझे लग रहा है ये और बहुत ही बदतर होते जा रहा है सिचुएशन, क्योंकि लोग अब बहुत ज्यादा फोन में घुसने लग गए हैं, पढ़ाई से बहुत दूर जा रहे हैं, चीजें बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही डीप प्रॉब्लम है। हमें बहुत ही पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ यूं 1 साल 2 साल में कुछ करके हम चेंज कर पाएंगे, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जिस तरीके से अभी प्रशांत जी एक मुहिम चला रहे हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस को कैसे होना चाहिए, उनका अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें बिहार के लेवल में पॉलिटिकल डायनेमिक्स को चेंज करने की जरूरत है। मुझे लगता है सेम तरीके का अवेयरनेस कैंप, अवेयरनेस चीजें जो है ना, एक रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा एजुकेशन लेवल पे चेंज लाने के लिए बिहार में, क्योंकि ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है जिसको मतलब बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, और बहुत ही डीप प्रॉब्लम है, और लोगों में खास करके इन सब चीजों को लेकर के बहुत ही प्रॉब्लम है। जो टीचर्स हैं, खास करके जो लोग जिनके हाथ में ये दायित्व है, उनके लेवल में बहुत सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू सो मच शशि भूषण जी। आई थिंक एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और प्रशांत हर बार अपनी स्पीच में यही कहते हैं कि जब तक आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप। प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सुप्रभात, जय बिहार, जय जन स्वराज। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ जी प्रशांत, आज की जो हमारी मीटिंग गुड है, मॉर्निंग। हमारे प्रवासी जो भाई हैं बैंगलोर में, उनके साथ ये मीटिंग रखी गई है। और आपके आने से पहले हम बिहार की व्यवस्था पर ही बात कर रहे थे, जन सुराज के बारे में बात कर रहे थे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम सीधा सवालों की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे जो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं जो आपसे सवाल करना चाहेंगे, वो है अर्चना प्रियदर्शनी जी। अर्चना प्रियदर्शनी जी, आप अपना सवाल प्रशांत से प्लीज पूछें। आपका माइक अनम्यूट कर लें आप प्लीज। हेलो प्रशांत, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अर्चना है और हम एक वीसी हैं बेंगलोर में, एंड आई एम आल्सो एन एंटरप्रेन्योर हु रन्स लॉट ऑफ फैक्ट्रीज इन यूपी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे जैसे लोग जो बहुत दिन पहले बिहार से पलायन कर चुके हैं और वो बिहार की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इंडिया बिहार में, लेकिन हमारे जैसे लोगों को क्या ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है कि वो वापस आकर के बिहार के प्रॉस्पेरिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। Thanks for asking this question and thank you everybody and sorry for being late. अर्चना जी, आपने जो कहा आप बिहार की प्रॉस्पेरिटी में पार्टिसिपेट कर सके, प्रॉस्पेरिटी तो है नहीं, बिहार को प्रॉस्परस बनाने में जरूर लोग, अगर आप जैसे लोग चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहली बात तो आप ये समझिए कि बिहार में ये जो दुर्दशा है अभी, उसकी एक वजह यह है कि बिहार से बुद्धि का, पूंजी का और श्रम का, तीनों का पलायन है। जब हम लोग पलायन की बात करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि वहां से गरीब आदमी बिहार से बाहर जाता है मजदूरी करने के लिए, जो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन वहां से जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, वो बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि बिहार से बड़े स्तर पर बुद्धि का और पूंजी का पिछले 25-30 सालों में पलायन हुआ है। और उसका राजनीतिक पहलू ये है कि लोगों ने, या परिस्थितियां ऐसी बन गई, या धीरे धीरे लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि जो अच्छे समझदार
लोग हैं, उन्होंने या तो पॉलिटिक्स से, बिहार की व्यवस्था से अपने आप को किनारे कर लिया या उनको किनारे कर दिया गया। तो आई ऑलवेज participate in democracy, be ready to be ruled by your inferiors। तो बिहार में जो काबिल लोग हैं, उन्होंने रोजगार के लिए, बेहतर अवसर के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए वो लोग बिहार से छोड़कर बाहर चले गए और पॉलिटिक्स से, वहां की व्यवस्था से, वहां के सिस्टम से अपने आप को अलग कर लिया। नतीजा ये हुआ कि जो वहां पर लेगार्ड्स है, जो वहां पे बेवकूफ है, जो वहां पर लंपट बदमाश है, वही आदमी राजा बनकर रूल कर रहा है। तो उसके लिए जितना दोषी वो लोग हैं, उतना दोषी हम और आप जैसे लोग भी हैं, जो कि इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर सुधर जाए तब हम जाएंगे। तो भाई, अगर वहां सब सुधर ही जाएगा तो फिर आप बेंगलोर में खुश हैं, मैं दिल्ली में खुश हूं, दूसरे जो जहां हैं वहां पर खुश रहें। सुधारने के लिए किसी न किसी को प्रयास करना पड़ेगा। कमिंग बैक टू स्पेसिफिक्स कि आप जैसे लोग क्या कर सकते हैं, तो जनसुराज दल नहीं है, दल 2 अक्टूबर को बनेगा। क्यों दल नहीं है, इसको आप समझिए। दल इसलिए नहीं है कि हर आदमी कह रहा है कि बिहार में एक नए दल, नए विकल्प की जरूरत है, कुछ दूसरा होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन कोई कर नहीं रहा है या करना चाह नहीं रहा है या कर पा नहीं रहा है। हर आदमी ये सोचता है कि कोई दूसरा बनाए, कोई दूसरा कोई ऐसा बना दे दल जिसमें वो लगकर कंट्रीब्यूट कर दे। इसीलिए ये दल नहीं है कि जो पूरा 2 साल का मेरा प्रयास रहा है कि पहले सैकड़ों हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाए जो चाहते हैं कि वहां कुछ हो और उसमें अपने लिए कुछ भूमिका, अपनी साइड से कुछ योगदान करना चाहते हैं। एक बार वो लोग इकट्ठा हो जाएं तो वो मिलकर दल बना सकते हैं, वो मिलकर ये तय कर सकते हैं कि उस दल में उनकी भूमिका क्या होगी, वो किस तरह से योगदान दे सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि उसके लिए मेरे प्रयास की क्या जरूरत है, ये लोग खुद से अभी तक क्यों नहीं कर पाए। वो एक कहीं ना कहीं विश्वास चला गया है, होप चला गया है कि बिहार में कुछ किया जा सकता है, बिहार को सुधारा जा सकता है। तो इन नट सेल बिहार में जनसुराज का जो पिछले 2 साल से एफर्ट है, वो फिर से उस विश्वास को पैदा करने का प्रयास है कि नहीं, अगर आप सही व्यक्ति हैं, अगर आप गुंडा नहीं हैं, आप बदमाश नहीं हैं, आपकी जाति की राजनीति आप नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन समाज के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो जनसुराज वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जुड़िए और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ भूमिका लेकर इस पूरे व्यवस्था को सुधारने में योगदान करें। स्पेसिफिकली कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जब व्यवस्था बन रही है तो इसके आप फाउंडर मेंबर बन सकते हैं, इसके बनाने वाले बन सकते हैं, संस्थापक सदस्य जिसको हम लोग कहते हैं। 2 अक्टूबर को जब बने तो उसमें आप संस्थापक सदस्य बन सकते हैं। संस्थापक सदस्य से लोगों का मतलब है मैं डिजिटली बन गया, अब मैं क्या करूं। सबसे पहली बात तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बात को जाकर गांव-गांव बता रहा हूं, घर-घर बता रहा हूं कि भाई बिहार में इसकी जरूरत है, इस प्रयास की जरूरत है, एक नए विकल्प की जरूरत है और बिहार में लोगों के वोटिंग पैटर्न, वोटिंग बिहेवियर के मुद्दों को बदलने की जरूरत है। यही बात तो मैं कर रहा हूं। तो जो बात मैं कर रहा हूं गांव-गांव जाकर, वो बात आप बेंगलोर में बैठकर अपने बिहार के लोगों के साथ कर सकते हैं। अगर बेंगलोर से ज्यादा और कुछ करना चाहते हैं तो जहां से भी आप बिहार से आते हैं, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने वार्ड में 10 लोगों को, अपने परिवार, अपने मित्रों को बता सकते हैं कि भाई पहली बार कोई बिहार में ऐसा प्रयास हो रहा है, इसमें जुड़ो। मैं आपको एक अपना अनुभव बताऊं, करीब करीब अभी 1 लाख से ज्यादा जनसुराज में लोग हैं जो पार्टी जो बन रही है उसमें ऑफिस बेयरर के तौर पर हैं, पंचायत से लेकर राज्य के स्तर पर। उसमें एक बड़ी संख्या 20 से 25% लोगों की ऐसे लीडर्स की है जो कि मेरे से मिलकर इसलिए जनसुराज ज्वाइन किया है कि वो कहते हैं कि उनके बच्चे जो बाहर रहते हैं वो बता रहे हैं कि मम्मी आप भाजपा में हो, लेकिन अब आप ये मौका आया है, आप जनसुराज में जाइए। भैया आप राजद की राजनीति 20 साल से कर रहे हो, लेकिन अब आपको जाकर जनसुराज से जुड़ना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, अपने बच्चों से या अपने वेलविशर से, अपने फैमिली मेंबर से, जो बिहार से बाहर हैं, रिलेटिवली बेहतर स्थिति में है। दुनिया एक तरह से देख रहे हैं और देख रहे हैं कि बिहार कितना पीछे छूट गया है। तो आपका योगदान हो सकता है सबसे पहले इस परिकल्पना से जुड़ने में, इसको बनाने वाला बनने में, rather than following Prashant Kishore, being one of those who would make it possible on October 2nd। दूसरा, इस बात को जितने लोगों तक आप पहुंचा सके। देखिए 13 करोड़ बिहार की आबादी है। अगर बिहार देश होता तो दुनिया का 7वां या 8वां सबसे बड़ा देश होता। तो ये
बातें बहुत आसान लगती हैं कि भाई हमें पता तो चल गया कि जनसुराज अच्छा, अब क्या करें। सबसे पहला यही काम है कि 13 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि इसकी जरूरत है, जो आप हमेशा से मानते थे उस जरूरत के दिशा में एक ये ईमानदार प्रयास है। इस प्रयास को देखिए, जांचिए, परखिए, अच्छा लगे तो इससे जुड़िए, क्योंकि इससे आपके और आपके बच्चों की तकदीर बदल सकती है। तो पहला बात खुद जुड़ना, दूसरा बात दूसरों को बताना, जुड़ने के लिए प्रेरित करना, तीसरी बात बेंगलोर में अगर आप जहां हैं वहां पर जो बिहार के लोग हैं उनको संगठित करना। सिर्फ बेंगलोर की बात नहीं है, ये क्यों प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि बिहार के बाहर करीब 50 लाख ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक सामाजिक तौर पर जिनको आप प्रबुद्ध मान सकते हैं, सक्रिय मान सकते हैं, जिनको समझ वाले व्यक्ति मान सकते हैं। ये 50 लाख लोग अगर 10-10 लोगों को भी समझाने का जिम्मा ले लें, फोन से ही आप हफ्ते में आधे घंटे निकालिए, 10 लोगों को बिहार में बात कीजिए, उनको बताइए, तो आप अंदाजा लगाइए कि आप कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन आप इस व्यवस्था के लिए कर सकते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं मैं तो बैंगलोर में हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कैसे छोड़ूं, कैसे आऊं। बिल्कुल आपको छोड़कर आने की जरूरत नहीं है। टेलीफोन है, इंटरनेट है, कुछ नहीं कीजिए। जब आप संस्थापक सदस्य बनिए, अपना व्हाट्सएप और फेसबुक का कवर पेज उसको जनसुराज का बनाइए। 50 लोग खुद से पूछेंगे आपसे भाई ये क्या है। आपके सर्किल के लोग पूछेंगे, आप में से जितने लोग हैं कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके फेसबुक पर 400-500 लोग आपके मित्र दोस्त नहीं है। वो आपसे पूछेंगे, आपको मौका अवसर मिलेगा उनको बताने का कि क्या है जनसुराज, क्यों कर रहे हैं, कैसे जुड़ा जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अपने आप को इसको बनाने वाला बनिए। उसको अपने कमरे तक मत रखिए, अपने मन तक मत रखिए, उसको पब्लिकली घोषित कीजिए, डिजिटली अनाउंस कीजिए कि नाउ यू आर वन ऑफ दोज हु आर फॉर्मिंग दिस, हु आर हेल्पिंग दिस टेक शेप। और वो काम बड़े आसानी से आप कर सकते हैं डिजिटली। आप फेसबुक अपना कवर पेज बदलकर, अपना व्हाट्सएप डीपी बदलकर सैकड़ों लोगों तक बिना किसी एफर्ट के आप बता सकते हैं कि बिहार में एक जनसुराज की व्यवस्था बन रही है, जिसके तहत कि जिसके आप बनाने वाले हैं। जो लोग आपसे जनसुराज से सवाल पूछेंगे जनसुराज को लेकर, सैकड़ों सवाल लोगों के आपके मन में भी होंगे, लोग भी आपसे पूछेंगे। तो उसका सबसे बेहतर तरीका है जो जनसुराज का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कराइए, ताकि दिन भर जो हम लोग सुबह से शाम तक गाँव में चल रहे हैं, लोग तो वही सवाल कर रहे हैं कि वोट कैसे पढ़ना चाहिए, किसको वोट दें, क्या विकल्प है, बिहार में शिक्षा कैसे सुधरेगी, रोजगार कैसे आएगा, जातियों से कैसे निपटा जाएगा। ये जो सारे सवाल हैं, ये पिछले 2 साल में कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको लोगों ने पूछा नहीं है, जिसको हम लोगों ने बताया नहीं है या बता नहीं रहे हैं, और उसको अपने यूट्यूब पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल रहे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि लोगों को पता चले। कुछ बातें आप स्वयं से बता सकते हैं जनसुराज के बारे में, लेकिन बहुत सारे सवालों के लिए उनको कहिए कि आप जाकर देखिए कि ये सवाल जवाब यूट्यूब चैनल्स पे प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, जनसुराज में क्या हो रहा है। तीसरी बात, अगर आपके लिए संभव हो तो महीने में साल में 10 दिन या 15 दिन, इस साल आप निकालिए कि मैं 15 दिन आऊंगी या 20 दिन आऊंगी और जनसुराज के लिए बिहार में 20 दिन का समय निकाल कर कुछ करूंगी, ग्राउंड पर आकर करूंगी। जब आप आए तो मेरे ऑफिस को सूचित कर दें 91-216 पर, ताकि आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी, आपके विलिंगनेस के अनुसार जो जरूरत है ग्राउंड पर, आपको कहीं ना कहीं एज ए वॉलंटियर, एज ए प्रोफेशनल आपको उसमें जोड़ा जा सके, ताकि आपकी मदद मिल सके जनसुराज को। और अंतिम बात, अगर आप बिहार के पॉलिसी मेकिंग में सुझाव देना चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है, रोजगार कैसे लाया जा सकता है, वहां से पलायन को कैसे रोका जा सकता है, जो कुछ भी आप दुनिया में अलग अलग हिस्सों में आप लोग अच्छी बातें देख रहे हैं, आपका अपना अनुभव है, उन सुझावों को हम लोग से साझा कीजिए, ताकि जो 10 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने का प्रयास है कि बिहार को अगले 10 वर्ष में देश के 10 अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल कराया जाए, उसके लिए जो विभिन्न पहलुओं पर दुनिया भर के लोगों के सुझाव से, बिहार के लोगों के सुझाव से जो डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, उसमें आपके सुझाव, आपके इनपुट को भी साझा किया जा सके। तो ये जो 4 बातें हैं, आप खुद जुड़िए, पब्लिकली उसको अनाउंस कीजिए। दूसरा, लोगों को
बताइए, जिसको भी आप जानते हैं, ये संकल्प लीजिए कि हर हफ्ते कम से कम 10 व्यक्ति को फोन करके आप जरूर बताएंगे बिहार में कि भाई जनसुराज अच्छा है, इससे जुड़ो। तीसरा, अगर आप 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने बिहार में आ रहे हैं तो उसमें से कुछ दिन, 1-2 दिन, 5 दिन, 7 दिन भी जनसुराज के लिए निकालिए। चौथा, अगर आप सरकारी व्यवस्था पॉलिसी मेकिंग में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको सीधे मेरे ऑफिस को भेजिए, ट्विटर पे डीएम कीजिए, ईमेल कीजिए। और अंतिम बात, अगर आप में से कुछ लोग चाहें तो आप ऑनलाइन कुछ कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। 100 रुपए दीजिए, 500 रुपए दीजिए, 1000 रुपए दीजिए, क्योंकि 2 अक्टूबर को जब पार्टी बनेगी उसके बाद जनसुराज का एक लक्ष्य ये भी है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जनसुराज अपने खर्चे पर चुनाव लड़ाए, ताकि पैसा कैंडिडेट का, प्रत्याशियों का, उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया है उसमें पैसा फैक्टर न रहे। और उसके लिए लक्ष्य है कि बिहार से जुड़े हुए 2 करोड़ लोगों से कम 100 रुपया लिया जाए, ताकि वो लोग जो चुनाव लड़ा जाए तो उसके लिए किसी एक व्यक्ति पर निर्भर ना होना पड़े और एक क्लीन, करप्शन फ्री पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जा सके। आप 100 से लेकर 5000 रुपए तक कुछ भी डोनेशन कर सकते हैं। तो मिला जुला के ये 5-6 बातें हैं जो आप अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं योगदान के तौर पर। और एक बार जब आप शुरुआत करेंगे, आपकी भूमिका और आपकी इन्वॉल्वमेंट जितनी होगी, धीरे धीरे आगे का रास्ता आपको और खुलता जाएगा कि और आप क्या कर सकते हैं। अर्चना जी, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। प्रशांत, धन्यवाद थैंक यू। सवाल के लिए। हमारा जो अगला सवाल है वो है इरशाद अहमद जी की तरफ से। इरशाद जी, आप प्लीज अपना सवाल प्रशांत से पूछें। इरशाद जी, इरशाद जी अभी नहीं हमारे साथ कनेक्ट कर पा रहे। तो जो अगला सवाल है वो है शशि भूषण जी का। शशि भूषण जी, प्लीज अपना सवाल आप पूछें। जी हेलो। जी बोलिए शशि भूषण जी। गुड मॉर्निंग सर। आपको देख करके काफी अच्छा लग रहा है। आपको बहुत सुना है मैंने और काफी फॉलो कर रहा हूँ मैं आपको। आपके इंटरव्यूज वगैरह जितने भी आपने दिए हैं, मैं काफी आपका मतलब काफी फॉलो करता हूँ आपको। आपके वर्ड्स को काफी अच्छा लगता है सुन करके, जब आप बिहार के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं। मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, क्वेश्चन से ज्यादा मेरा जो एक कंसर्न है वो ये है कि जिस तरीके का प्रयास आपने, जिस मोटिव से आपने स्टार्ट किया है, उस तरीके से ही एक आम आदमी पार्टी ने भी स्टार्ट में, जब उन्होंने अपना जब प्रयास स्टार्ट किया था, तो उनका भी विजन कुछ ऐसा ही था दिल्ली को लेकर के, और उस तरीके की ही बातें वो करते थे, करप्शन फ्री, ईमानदारी की बातें, सारी चीजें करते थे। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कैसे ये मेक श्योर करेंगे कि आपका जो पार्टी जब बनेगा, जब बिहार के लेवल पे उतरेगा, तो वो जो आपका विजन है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसी को लेकर के वो कंटिन्यू आगे करेंगे, ना कि कल को चल करके वो भी फिर मतलब उन सब चीजों में ना लिप्त हो जाए जिस चीज के बारे में आप सोच भी ना रहे हो। देखिए शशि भूषण जी, आपने कहा कि आप बहुत ध्यान से मुझे सुनते हैं, फॉलो करते हैं। माफ कीजिएगा, लगता है कि आपने ध्यान से मुझे सुना नहीं है जनसुराज के नजरिए से। आप ज्यादातर मेरी उन इंटरव्यू को सुन रहे हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स पे लोग मेरे से पूछते हैं और मैं बोलता हूँ। आम आदमी पार्टी और जनसुराज के प्रयास में जमीन आसमान का फर्क है। मैं जनसुराज में खड़े होकर गांव में कहता हूं कि करप्शन को कोई खत्म कर दे, ऐसा दावा नहीं कर सकता है और हम दावा कर भी नहीं रहे हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आकर बिहार को सुधार देगा। कोई ऐसा कानून नहीं है जिसको बनाकर आप करप्शन खत्म कर देंगे। जनसुराज, आम आदमी पार्टी, पहली बात वो एक आंदोलन था उस समय के व्यवस्था के खिलाफ। उस समय एक मुद्दा जो बनाया गया भ्रष्टाचार के खिलाफ। जनसुराज कोई आंदोलन नहीं है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। जनसुराज समाज को जगाने समझाने का प्रयास है, एक अभियान है जो गांधी की सोच से प्रेरित है। और इस सोच से प्रेरित है कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक विचार, कोई एक दल ने बिहार को बर्बाद नहीं किया है। कहीं ना कहीं बिहार की जो बदहाली है, बर्बादी है, जो वहां व्यवस्था है, उसमें हमारा, आपका, समाज के हर वर्ग का उसमें कंट्रीब्यूशन है, नेगेटिव सेंस में। आपने, हमने मिलकर बिहार को बर्बाद किया है और वो एक दिन में हुआ नहीं है। 1967 से लेकर अभी तक लगातार बिहार पिछड़ता जा रहा है। इस दौरान कोई 32 अलग अलग मुख्यमंत्री बने, अलग अलग सरकारें बनी,
लेकिन बिहार की स्थिति सुधर नहीं रही है। तो कोई प्रशांत किशोर आकर इसको सुधार देंगे, जनसुराज आकर सुधार देगा, ऐसी बात हम लोग कह ही नहीं रहे हैं। जो कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि हम आएंगे, हमें चुनिए, हम अच्छे लोग हैं, हम इसको सुधार देंगे, एक जन लोकपाल बनाएंगे, उससे करप्शन खत्म हो जाएगा, हम पार्टी में ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे करप्शन खत्म हो जाएगा। उसके बिल्कुल ये उलट बात हम लोग जनसुराज में कह रहे हैं। इसमें कहीं हम की बात नहीं है, मैं की बात नहीं है, हम लोग पार्टी नहीं बना रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि समाज पहले ये समझे कि वो इस दुर्दशा में है क्यों। कि जब तक आप 500 रुपया लेकर वोट देते रहिएगा तो आपका मुखिया, आपका जनप्रतिनिधि कभी ईमानदार नहीं हो सकता है। हम ये बात बता रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि हमको चुन दो, जनसुराज के प्रतिनिधि को चुन दो तो आपकी ईमानदारी आ जाएगी। हम ये कह रहे हैं फंडामेंटल लेवल पे कि अगर आप 500 रुपया लेकर वोट दोगे तो चाहे जनसुराज के आदमी को चुनो, आरजेडी को चुनो, भाजपा को चुनो, तुम्हारे यहाँ तुम्हारा जनप्रतिनिधि ईमानदार नहीं हो सकता है। इसीलिए ये आम आदमी पार्टी की तरह 3 महीने का एफर्ट नहीं है, ये 3 साल और शायद उससे ज्यादा लंबा चलने वाला एफर्ट है। उसी तरीके से कोई एक कानून बनाकर बिहार की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है, ये भी प्रयास नहीं है। बिहार में एक डिसेंट्रलाइज सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण जनसुराज के मूल में है। सत्ता और संसाधन, मैं रिपीट कर रहा हूं, सत्ता और संसाधन दोनों का विकेंद्रीकरण जनसुराज की मूल भावना उससे जुड़ी हुई है। तीसरा, हम लोग किसी के अगेंस्ट नहीं, हम लोग किसी को हटाना नहीं चाहते हैं, हम लोग नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी लोगों को हटाना चाहती थी। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताते हैं कि लालू यादव ने क्या करप्शन किया, हम ये नहीं कहते हैं कि नीतीश की सरकार में कितना भ्रष्टाचार है। हम ये बता रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार इसलिए है कि समाज में लोग ईमानदारी से वोट नहीं कर रहे हैं, और दूसरा वो जान रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कौन है, फिर भी जब चुनाव होता है तो अपनी समस्याओं को, अपनी जानकारी को भूलकर वो फिर उसी भ्रष्टाचारी को जाति के नाम पर या विचारधारा के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भाजपा के डर से लालू, लालू के डर से भाजपा, या विकल्प के अभाव में उसको वोट दे रहे हैं। तो अगर इससे निकलना है तो आपको बेहतर विकल्प बनाना पड़ेगा, और वो बेहतर विकल्प प्रशांत किशोर नहीं हो सकते हैं। वो बेहतर विकल्प कोई व्यक्ति नहीं है, वो बेहतर विकल्प समाज की वो सोच है। जैसे 2 अक्टूबर को दल बनेगा तो आप ये नहीं देखेंगे कि वो दल का नेता हो गए प्रशांत किशोर। वो जो पूरे लोग चुन कर आ रहे हैं, गांव-गांव से निकाले जा रहे हैं, वो लोग मिलकर चुनेंगे कि कौन से लोग हैं जो इस 20 लोग जो इसको चलाएंगे, जो जनसुराज का आप कहेंगे कि बहुत सारी ये बातें आम आदमी पार्टी के लिए भी कही गई थी, बिल्कुल कही गई होंगी, लेकिन बहुत सारी अच्छी बात कोई एक व्यक्ति कह रहा था या एक व्यक्ति का समूह कह रहा था, उसके मुकाबले अगर उसको 1 लाख लोग कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 लाख लोग ओवरराइट बदल जाएं, इसकी संभावना रिलेटिवली कम है। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता हूं कि ये गलती नहीं हो सकती है, कोई चीज फुल प्रूफ तो है नहीं, लेकिन एक शब्द में जो मैं जनसुराज का प्रयास कर रहा हूं, जो हम लोग लगे हुए हैं, ये अगर कहीं से प्रेरित है तो ये आजादी से पहले जो कांग्रेस थी, महात्मा गांधी की कांग्रेस, उससे प्रेरित है। आपने देखा होगा कि आजादी, देखा नहीं होगा तो पढ़ा सुना होगा कि आजादी से पहले जिसको भी आजादी की लड़ाई में शामिल होना था वो तब की कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता था, और उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं कांग्रेस में ज्वाइन कर गया, कांग्रेस का मेंबर हो गया, तो मैं आजादी की लड़ाई का सिपाही बन गया। फिर उसको उसकी क्षमता के अनुसार कोई ना कोई काम करने के लिए कोई ना कोई भूमिका उसको मिल जाती थी। कोई गांव में प्रभात फेरी निकालता था, कोई अखबार निकालने में मदद करता था, कोई जेल भरों का हिस्सा बनता था, किसी ने बम चलाया होगा, किसी ने रेल लाइन उखाड़ी होगी, किसी ने शांति मार्च किया होगा, किसी ने धरना किया होगा। कोई एक व्यक्ति नहीं उसको कर रहा था, वो पूरा समूह कर रहा था। और कांग्रेस की जो लीडरशिप तब की थी, आपने देखा होगा हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, और कई लोगों को लगता है भाई लोग अनपढ़ हैं, जातियों में बटे हुए हैं, कैसे ये हो सकता है। भाई आजादी से पहले 80% करीब समाज अनपढ़ था, जातियों का प्रभाव ज्यादा था, समाज इससे ज्यादा रूढ़िवादी था जितना आज है। इसके बावजूद पूरे देश से लोग इकट्ठा होते थे, अधिवेशन होता था, हर साल उस कांग्रेस के नई नेतृत्व का चुनाव होता था, ये तय किया जाता था कि अगले 1 साल किन बातों पर लड़ाई होगी, किन बातों पर आंदोलन होगा, किन बातों के लिए समाज में सुधार का प्रयास किया जाएगा, और ये व्यवस्था 30-40 साल तक चली। तो अगर ये चीज आजादी से पहले कांग्रेस की व्यवस्था जो बनाई गई थी, आजादी से पहले, आज से 100 साल पहले थी,
तो आज भी बनाई जा सकती है। आप आम आदमी पार्टी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं भाई? जी, धन्यवाद प्रशांत। धन्यवाद शशिभूषण जी। इरशाद जी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। इरशाद जी, आप प्लीज अपना सवाल प्रशांत से पूछें। हेलो। बोलिए हेलो इरशाद। सर, मेरा सवाल, मैं एक्चुअली हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, पिछले 6 साल से बैंगलोर में हूँ। तो मैं अपने यहाँ देखता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसका बहुत दुर्दशा है। ना हॉस्पिटल ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस की बहुत कम वहाँ संख्या है। तो इसको लेकर के भी लोग ट्रीटमेंट के लिए या पढ़ने के लिए भी किसी दूसरे स्टेट में ही जाते हैं। तो इसको लेकर के आपका क्या, इस पर जन स्वास्थ्य का क्या विचार है? डॉक्टर साहब, मतलब बिहार में अगर फैक्ट्रियों की स्थिति अच्छी है, सड़कों की स्थिति अच्छी है, तो मैं मानूं कि हेल्थ के लिए कोई विशेष टीका टिप्पणी करने की जरूरत है। जब पूरा बिहार ही एक तरह से कराह रहा है, आप इकोनॉमिकली विकास के और अदरवाइज विकास के सभी पैरामीटर पे देश के सबसे पिछड़े भूभाग हैं, सबसे पिछड़े राज्य हैं, तो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है ऐसी बात नहीं है, वहां के हेल्थ केयर की स्थिति खराब है ऐसी बात नहीं है। वहां का हर क्षेत्र, किसानों की वही हालत है, मजदूरों की वही हालत है, बुजुर्गों की वही हालत है। आप डॉक्टर हैं, जब कोई रोगी आपके पास आता है, वो बता रहा है भैया फीवर है, तो अगर वो किसी क्वैक के पास जाएगा तो उसको वो फीवर की दवा देगा, भाई पैरासीटामोल खाओ। आप डॉक्टर हैं तो आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो फीवर क्यों है, ये वायरल है, इन्फेक्शन है, क्या बात है। फीवर के जो आप डायग्नोसिस करते हैं उसी के आधार पे तो ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको ये पहले समझना है कि बिहार में शिक्षा की, हेल्थ की स्थिति खराब है क्यों। आप अपना उदाहरण ले लें, मुस्लिम समाज का उदाहरण ले लें बिहार में, जिसकी आबादी करीब करीब 18% है। मैं रोज कैमरे से कहता हूं, इसलिए आप मुस्लिम इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपने सवाल उठाया है, तो मैं आपको समाज के एक वर्ग का वोटिंग करने का तरीका बता रहा हूं, जो कि जड़ में है इस समस्या के। आपको जानकारी है कि हेल्थ केयर की स्थिति खराब है, आपको जानकारी है कि भैया शिक्षा एकदम खराब है। आप ये, जैसे आपको ये जानकारी है, वैसे बिहार के 2 करोड़ मुसलमानों को भी इस बात की जानकारी है। आप तो बेंगलोर में रहते हैं, आपको जानकारी है, आपको दुख हो सकता है, लेकिन आप उससे सफर नहीं कर रहे हैं। बिहार में लोग उससे सफर कर रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम परिवार उससे सफर कर रहे होंगे। पिछले 2 बरस से बिहार में शासन किसका रहा? हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? तेजस्वी यादव। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव अभी 2 महीना पहले हुआ, तो आप मुझे बताएं कि जो 20% मुस्लिम समाज है, उसने किसको वोट दिया? उसने उसी तेजस्वी यादव को वोट दिया। ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं था कि हेल्थ केयर 2 बरस में हेल्थ केयर में तेजस्वी ने कुछ प्रयास किया हो। लोग कह रहे हैं सड़क नहीं है, तो सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव है। गांव, मुसलमान गांव में, आप किसी भी बिहार गांव में हालत जाकर देख लीजिए, नाली गली सड़क सब टूटी पड़ी हुई है। लोग कह रहे भाई ये बन नहीं रहा है, तो नाली गली सड़क का ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव है। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने जाकर तेजस्वी यादव को वोट दिया। क्यों दिया? आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप भाजपा को वोट दे नहीं सकते हैं। आपको मालूम है समस्या, आपको यह भी मालूम है कि इन लोगों ने काम नहीं किया है, फिर भी आप मजबूरी में जाकर तेजस्वी यादव को, लालटेन को वोट दे रहे हैं, क्योंकि सामने आप भाजपा को वोट दे नहीं सकते। और आप, मतलब मुस्लिम समाज अकेला नहीं है, इसी तरह समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जानता है कि हेल्थ केयर नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन वो लालू जी का वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको लालू जी के राज से डर लगता है। तो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में बिहार में लालू जी के डर से लोग जाकर भाजपा को वोट दे देते हैं। जैसे आप लालू के या आरजेडी के समर्थक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डेफिनेटली उनके काम से आप संतुष्ट नहीं है, लेकिन वोट उनको दे रहे हैं। उसी तरह समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नीतीश का और भाजपा का समर्थक नहीं है, उनके कामों की सराहना नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि वो, जैसे आप भाजपा से डरते हैं, वो लालू से डरता है। तो बिहार में विकल्प के अभाव में आधी से ज्यादा जनता लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट कर रही है। इसीलिए इन दलों के नेताओं ने स्वास्थ्य की, एजुकेशन की, सड़क की, रोजगार की चिंता ही छोड़ दी है, क्योंकि उनको मालूम है कि डॉक्टर साहब को तो पता है कि भाई हेल्थ केयर नहीं है, आपको ये पता है सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब वोट होगा तब तो जाकर वोट उसी को दीजिएगा। तो एक तरह से ये जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी हो गई है बिहार में, बहुत बड़ा वर्ग, जो मैंने शुरुआत में कहा
कि चूंकि अच्छे लोग हैं नहीं, अच्छा विकल्प है नहीं, कोई नया प्रयास हुआ नहीं, तो जो लोग भी वहां पर हैं वो मजबूरी में या यूं कह लीजिए विकल्प के अभाव में, जो दोनों खराब है उसी में से एक खराब को चुन रहे हैं। उसी लिए हेल्थ हो या एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो या सड़क हो, उद्योग हो या शहरों की स्थिति हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां बदहाली नहीं है। और उसकी वजह है राजनीतिक बंधुआ मजदूरी, उसकी वजह है वहां पर लोकतंत्र का एक तरह से खत्म हो जाना, उसकी वजह है लोगों के पास बेहतर विकल्प न होना, उसकी वजह है समाज में विकल्प बनाने के लिए बेहतर प्रयास न करना। तो जन स्वराज की सोच यही है कि पहले समाज को बताया जाए, ये कॉन्फिडेंस दिया जाए कि भाई आप बेहतर विकल्प बना सकते हैं। जीवन भर ये रोते मत रहिए कि ये अब क्या करें, दोनों खराबी है, किसको दें। अगर खराब है जान गए, इस चुनाव में लोकसभा में नहीं बना पाए, अब अगला 2 साल समय उसमें बना लो, विकल्प बनाइए। और जब विकल्प के तौर पर कोई अच्छा व्यक्ति आए, उस समय जातियों में मत बटिए, उस समय पैसे पर वोट मत बेचिए, उस समय हिंदू मुसलमान मत कीजिए, उस समय बिहार में स्वास्थ्य के, एजुकेशन के, बच्चों के रोजगार के लिए वोट दीजिए, ताकि कोई अच्छा आदमी जो जीत कर आए, अच्छी सरकार बने तो विकास हो। इरशाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए प्रशांत, हमारा जो अगला सवाल है वो अमरेंद्र कुमार जी की तरफ से है। अमरेंद्र जी, प्लीज आप अपना सवाल प्रशांत से पूछिए। अमरेंद्र जी, आप प्लीज अपना सवाल प्रशांत से पूछिए। नमस्कार सर। बोलिए भैया। सर नमस्ते। सर मैं अमरेंद्र बेंगलोर में अभी 9 महीने से रह रहा हूँ अभी। हमने जो यहाँ पे जो देखा आप है बिहार में कहाँ कि से हैं यहाँ ये पे बताइए। आउटसाइडर। सर मैं सासाराम से हूँ। चलिए बोलिए। अ, तो उसमें हमारा सर जो मेन मूलभूत है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का, यहाँ पे जो मेन एज गैप है, हमारा क्वेश्चन ये था कि इसको वो जो रिडक्शन है वो कैसे कर सकते हैं, किसी को एजुकेट करके या कैसे। समझ में नहीं आया सवाल, आप पूछना क्या चाह रहे हैं। सर हम जो हैं अभी बेंगलोर में हैं, बेंगलोर में मैक्सिमम ये होता है सर कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम लोग हमारे बिहार के लोग हैं। तो हमारा ये है सर कि हम कभी भी जैसे कहीं वर्क प्लेस पे जाते हैं या कुछ है, तो हमें ये होता है कि तुम यू आर फ्रॉम आउटसाइड, आप मतलब यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे मोहम्मद गौरी की तरह इन्वेडर करके आप आए हुए हो। नहीं वो तो आपको ठीक बात है। देखिए ऐसा है, बिहार से बाहर जब आप बिहार के लोग जाते हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, पढ़ाई करने गए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये तो एक स्टिग्मा है ही कि बिहारी जो लोग हैं ये अनपढ़ हैं या पिछड़े हैं, या इनके यहाँ व्यवस्था इतनी खराब है, या हम लोग यहाँ आकर ये हमारा हक, हमारे रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइडियल वर्ल्ड में होना नहीं चाहिए, लेकिन आइडियल वर्ल्ड तो है नहीं भैया। अगर आज इंडियंस हैं अमेरिका में जाते हैं, तो उनको ये फेस करना पड़ता है कि भाई अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड में जाइएगा और आप इंडियन हैं, बहुत काबिल भी हैं, तो भी लोग वहाँ, उनको तो यही लगता है, यूरोप में लोगों को लगता है, अमेरिका में कई लोगों को लगता है कि भाई आप इंडिया के हैं, रिलेटिवली डेवलपिंग या पुअर कंट्री से आ रहे हैं और अमेरिका में आकर आप संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरीके से जब आप बिहार से उठकर बेंगलोर जाएंगे, तो कर्नाटक के लोगों को या बेंगलोर के लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई आप हमारे यहाँ आकर हमारे रिसोर्स, आप भीड़ बढ़ा रहे हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके दो पहलू हैं। एक तो अगर आप में, हम में कमी है, तो स्वाभाविक तौर पर दूसरा तो बोलेगा ही बोलेगा। अगर मैं कहीं पर जाकर नौकरी कर रहा हूँ, तो वो आदमी मुझे अपना चेयर छोड़कर मुझे तो बैठाएगा नहीं, मैं तो उसके नौकर की तरह ही वहां रहना पड़ेगा मुझे। तो उसका उपाय तो यही है कि मैं अपनी स्थिति को सुधारूं, बिहार में स्थिति को सुधारूं। और दूसरा ये है कि ये जनरली जो देश में स्थिति है उसमें जनरल एजुकेशन, तो लोगों को एजुकेट करने का एक प्रयास चलता ही रहता है कि सिर्फ बिहार से अनपढ़ लोग ही नहीं आ रहे हैं, सिर्फ बिहार से रिसोर्स कंज्यूम करने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, बिहार से बहुत बड़े स्तर पे कंट्रीब्यूट करने वाले लोग भी आ रहे हैं। लेकिन चूंकि संख्या रिसोर्स कंज्यूम करने वालों की ज्यादा है, संख्या उन लोगों की ज्यादा है जिसको समाज देखता है इस तौर पे कि आप
उनकी व्यवस्था पर बोझ हैं, इसलिए इस तरह की छवि है। उसका उपाय यही है कि अगर बिहार में आपके लिए बेहतर पढ़ाई रोजगार हो तो ज्यादा लोग आपको कर्नाटक नहीं जाना पड़ेगा, वही लोग जाएंगे जिनको स्वेच्छा से वहां जाना है, जिनको बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आप सासाराम में रहते हैं या सासाराम के हैं, पटना में सासाराम में तो कोई कर्नाटक आदमी आके नहीं रह रहा है या वहां के मजदूरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये तो है नहीं कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्नाटक में गरीबी नहीं है, वहां पर मजदूर नहीं है, लेकिन डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं है। इतनी व्यवस्था कर्नाटक में है कि 10, 12, 15 हजार रुपए की मजदूरी के लिए लोगों को कर्नाटक में अपना घर परिवार छोड़कर बिहार ना आना पड़े। तो अगर जब आप हमारे यहाँ आपके यहाँ वो व्यवस्था बन जाएगी तो स्वाभाविक तौर पे हम लोग के लोगों को भी आगे बाहर जाकर गाली नहीं सुनना पड़ेगा। और जनसुराज में रोज यही बात बताई जा रही है कि भाई आप अपने बच्चों के सम्मान के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और पलायन को रोकने के लिए, उनकी पढ़ाई यहीं बिहार में हो, उनको पलायन न करना पड़े, तो ऐसी व्यवस्था बिहार में बनाइए। आप बिहार में कुछ कीजिएगा नहीं, जाति पर वोट दीजिएगा, हिंदू मुसलमान बनकर वोट दीजिएगा, 5 किलो अनाज पर वोट दीजिएगा, 500 रुपए पे वोट बेचिएगा, आपके लड़कों को बाहर जाना पड़ेगा, आपके बच्चों को, चाहे पढ़ाई के लिए जाएं, रोजगार के लिए जाएं, और जहां जाएंगे वहां आपको सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग करेंगे ही करेंगे। इसमें कोई आप मतलब आप अपनी व्यवस्था नहीं सुधारिएगा तो दूसरे लोग पर बोझ बन के रहिएगा या दूसरे लोगों के भरोसे रहिएगा तो आपको तो लोग हंसेंगे ही, आपका मजाक उड़ाएंगे ही। अमरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। हमारा अगला सवाल जो है वो श्वेताब जी की तरफ से है। श्वेताब जी, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन करके माइक अनम्यूट करके प्रशांत से अपना सवाल पूछिए। हाय प्रशांत, मैं श्वेताब हूँ। अभी मैं पटना से हूँ और करेंटली मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ। मैं आपका यूट्यूब पे वीडियो पिछले जब से आपने पदयात्रा शुरू की है तब से मैं देख रहा हूँ। तो चूंकि मैंने मोस्ट सारे वीडियोस ऑलमोस्ट मैंने बिंज वॉच कर रखे हैं, तो मोस्ट ऑफ द आंसर आपने दे रखा है। बस मेरा सवाल दो है। आपने बहुत ज्यादा सिंचाई और सिंचित भूमि के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है, तो मैं वो काइंड ऑफ पॉलिसी क्वेश्चन है कि इसको आप वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने मास्टर्स में एक सेमिनार भी किया था। तो काइंड ऑफ मैंने बहुत सारे जो पीयर रिव्यूड पेपर में भी देखा है कि बिहार में इरिगेशन का सिचुएशन बहुत खराब है, और वो भी एनर्जाइज्ड इरिगेशन मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड फीडर सेपरेशन। तो उसके बारे में आपका क्या थॉट है? और एक क्विक क्वेश्चन, एड ऑन क्वेश्चन ये है ऑन स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि आपने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात की है, बट मैं ये पूछना चाहता था कि इन द मीन टाइम जब प्राइमरी एजुकेशन ठीक होके, कॉलेज ठीक होके, जब वो रिफ्लेक्ट हो वर्कफोर्स में, इन द मीन टाइम जो अभी ऑलरेडी स्टूडेंट ग्रेजुएट होने वाले या हो चुके हैं, उनका स्किल अपग्रेड के बारे में आपका क्या पॉलिसी डिसीजन रहेगा आने वाले 2025 के सरकार के बाद? थैंक्स ब्रो। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपको मैं आंसर देना चाह रहा हूं कि आपने ठीक कहा कि वाटर रिसोर्स, वाटर को लेकर बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा प्रयास, सोच हम लोग जनसुराज में कर रहे हैं। उसके पीछे मेरी सोच यह है कि बिहार की जो मूल ताकत है वो है जल, जमीन और लोग। मतलब हम लोग के पास लोग हैं, हम लोग के पास जमीन है और हम लोग के पास बहुतायत में पानी है। लेकिन पानी का जो सदुपयोग होना चाहिए था, जो पानी हम लोग की सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए थी, वाटर जो सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए थी, वो बिहार का कर्ज हो गया है। और जब भी वाटर की बात होती है तो बिहार में लोग बाढ़ की बात करते हैं, लोग नेपाल से आने वाले नदियों की बात करते हैं। ये होलिस्टिक अप्रोच नहीं है जो हम लोग जनसुराज में, मैंने जो एक्सपर्ट ग्रुप बनाया हुआ है, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप जैसा कोई व्यक्ति अगर उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया भर से करीब करीब 35 लोगों को मैंने इकट्ठा किया है जो बिहार के वाटर रिसोर्सेज पर एक ब्लूप्रिंट हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सम एक्सपर्ट्स फ्रॉम institutional collaboration like with Melbourne University where they have some path breaking solution which they are proposing. Be what it is, broadly मैं आपको ये बताऊं कि पानी की जो वहां समस्या है उसको 3 भाग में देखिए। 50% जो बिहार में एग्रीकल्चर वाली जमीन है उसमें बाढ़ की समस्या है, और जो बाकी के 50% बचा उसमें करीब करीब आधी जमीन, मतलब टोटल का करीब 22% टू बी प्रिसाइज जमीन जो है वहां जल जमाव की समस्या है। और जो बाकी 1/3 बच गया उसी में आप सिंचित और असिंचित दोनों है।
तो अगर आप तीनों को देखेंगे तो बाढ़ की वजह से बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, और उसके लिए जो सिस्टम वाटर मैनेजमेंट का होना चाहिए वो आज तक बना नहीं। वी आर स्टिल लुकिंग इन पीस मिल। तो जब तक इन तीनों चीजों को नहीं जोड़ा जाएगा, तो सिर्फ फ्लड कंट्रोल मेजर के बजाय इन तीनों चीज को जोड़ना है कि जो पानी एक्सेस बाढ़ के द्वारा आ रहा है उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, उनको चैनलाइज कैसे किया जाए। दूसरा, जो उसके जिले हैं, वो जिसको आप कह लें कि सेंट्रल बिहार का जो जोन है, राइट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसमें जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। और गंगा साउथ ऑफ गैंगेज जो बिहार है, जो इसको साउथ बिहार आप कहेंगे, उसमें सूखे की परेशानी ज्यादा है। तो जब तक एक इंटीग्रेटेड वाटर सॉल्यूशन न बनाया जाए, जहां फ्लड, वाटर लॉगिंग एंड ड्राउट, इन तीनों को एक साथ जोड़कर एक कंबाइंड ग्रिड ना बनाया जाए, तब तक इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग जो बात कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फ्लड कंट्रोल को हटाकर सही मायनों में जल संसाधन की बात हो, जहां जो फ्लड का पानी है उसको रोका जाए या उसको सही जगह चैनलाइज किया जाए, जहां पानी आकर वो लग रहा है वहां से उस पानी को ट्रांसफर किया जाए उस एरिया में जहां पर कि सूखा पड़ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ जब भी बिहार में पानी की बात होती है तो लोग बाढ़ समझ लेते हैं, बिहार नदियों से नेपाल से आने वाले नदियों की बात करते हैं। इसका एक छोटा सा पहलू मैं और आपको बताऊं, जितने सीमावर्ती जिले हैं बिहार में नेपाल से लगते हुए हैं, वहां पानी बाढ़ तो 1 महीने आता है, 10 दिन आता है, लेकिन उससे बड़ी समस्या यह है कि नेपाल से आने वाली नदियों की वजह से मोस्ट ऑफ दिस रिवर्स दे चेंज देयर कोर्स वेरी फ्रिक्वेंटली। आप में से कुछ लोग कोसी के बारे में जानते हैं कि कोसी का रास्ता बदलता है तो हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाती है। लेकिन नेपाल से आने वाली करीब करीब 1300 ऐसी नदियां हैं जो कि हर साल एक नए रास्ते से आती है। तो उससे होता यह है कि मान लीजिए आपके पास 200 एकड़ जमीन है, एक समृद्ध गांव है जहां पर लोग ठीक ठाक अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अचानक से नदी वहां आई, नदी का पानी आया, 4 दिन के लिए आया, 5 दिन के लिए आया, तो फ्लड तो 5 दिन रहा, लेकिन जब नदी वहां से गई तो वहां पर पूरा खेत में बालू पड़ गया और वो पूरी उपजाऊ जमीन अब वो वेस्टलैंड बन गई। फिर वो अगली बार जब नदी आएगी तो उस रास्ते से ना आकर किसी दूसरे रास्ते से आएगी। तो जब तक इसको होलिस्टिकली बाढ़, नदियों से होने वाले कटाव, जल जमाव और सूखा, इन चारों चीजों को इंटीग्रेट करके बिहार का वाटर सॉल्यूशन नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस समस्या से हम लोग की मुक्ति होने वाली नहीं है। एंड वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट ए 10-year प्लान इंटीग्रेटिंग ऑल दिस 4 एलिमेंट्स। जैसे आपने सूखे की, खाली मैं आपको एक और आंकड़ा दे दूं, बिहार इज वन ऑफ probably only a state in India among big states जहां पर इरिगेटेड लैंड पिछले 10 साल में घट गया है बाई 11%। नोट दिस डेटा पॉइंट, लास्ट 10 years में बिहार में इरिगेटेड लैंड हैज गॉन डाउन बाई 11% बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ कैनाल सिस्टम, बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ माइनर इरिगेशन सिस्टम। तो जब तक इसको होलिस्टिकली नहीं डील किया जाएगा, जहां वाटर, फार्म, एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी तीनों को इंटीग्रेट किया जाए, बाढ़, नदियों से कटाव, जल जमाव और सूखे, इन चारों का, तो 3:4 का जो हम लोग ग्रिड बना रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर मैनेजमेंट इज अबाउट वाटर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और इसके 4 जो पहलू हैं, ये 3/4 का ग्रिड बनाकर इसका सोल्यूशन अगर बनाएंगे तो कुछ आगे बेहतर रिजल्ट पाया जा सकता है। आपने कहा स्किल की बात, तो अभी बिहार में मेरा प्राइमरी फोकस जन स्वराज का स्किलिंग पर नहीं है, और उसके पीछे रीजन है। व्हाट वी वांट टू डू इमीडिएटली इज टू डाइवर्ट रिसोर्सेज फॉर बेटर एजुकेशन ऑफ पीपल बिलो 15 years। 15 साल से कम उम्र के लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाए। उसके पीछे थिंकिंग ये है, आप दुनिया भर के जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं, इंक्लूडिंग लाइक्स ऑफ अमर्त्य सेन एंड ऑल, इफ यू रीड देम एंड डिस्कस विद देम, आपको पता चलेगा कि यू हैव टू फर्स्ट stop the cohort which is getting added up, more and more people adding up to the cohort which is liability, और which मतलब जो समाज पे बोझ है, सिस्टम पर बोझ है। तो अगर 15 साल से कम उम्र के बच्चे को अच्छा पढ़ाया नहीं जाएगा तो वो आदमी सिस्टम पर, व्यवस्था पर बोझ बनकर सड़क के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए, 4 किलो अनाज के लिए, घर के लिए,
पेंशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो बोझ बन जाता। तो बिहार में जो आबादी है 13 करोड़, उसमें एक परेशानी है कि एक तो 2.5 लाख करोड़ का बजट है और उस 13 करोड़ में करीब 80% लोग हैं जो पूरी तरीके से व्यवस्था पर, सरकारी व्यवस्था पर निर्भर हैं, नौकरी के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, पढ़ाई के लिए। उसको 10 साल में उस चेन को ब्रेक करने का उपाय ये है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई इतनी बेहतर की जाए कि वो फर्दर व्यवस्था पर इंक्रीमेंटल बोझ न बने। 15 साल से 55 साल की उम्र के जो लोग हैं बिहार में, अब उनको आप पढ़ाकर वापस बेहतर नहीं बना सकते हैं। लेकिन मजबूरी में ही सही, बिहार की गरीबी की वजह से इन लोगों ने स्किल हासिल कर लिया है। चाहे वो कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, बॉम्बे में काम करते हैं, मेसन हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, सब्जी का कारोबार करते हैं। इमीडिएट नीड स्किलिंग की नहीं है, इमीडिएट नीड ये है कि ये जो स्किल्ड लोग अभी हैं 15 साल से 55 साल की उम्र वाले, जो बाहर मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं, उसके रूट में लैक ऑफ स्किल नहीं है, उसके रूट में लैक ऑफ कैपिटल है। अगर उनको पूंजी उपलब्ध करा दिया जाए तो दे कुड ऑल बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, they can run a small enterprise and transform themselves from being a labor, skilled or semi-skilled labor to employment provider. तो जो स्टडी हम लोग का है कि 15 साल से 55 साल का बिहार का जो यूथ है, वो उसको फिर से आप एजुकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके पास जो स्किल है, वो ड्राइवर है, वो मेसन है, वो प्लम्बर है, वो इलेक्ट्रीशियन है, वो बार्बर है, उसके पास पूंजी नहीं है कि वो कुछ कर सके। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपए हैं। अगर आपको सरकार से, बैंकों से लोन की व्यवस्था करा दी जाए, सब्सिडाइज्ड हो या चीपर लोन की व्यवस्था हो जाए, तो संभव है कि आप 80,000 रुपए लोन ले लें और 1 लाख रुपए में एक सैलून बिहार में खोल लें, जहां पर आप 2-4 लोगों को एम्प्लॉय भी करेंगे और अपना भी जीवन यापन चलाएंगे। लेकिन बिहार में अभी जब वो लोन की व्यवस्था नहीं है, उसके पास पूंजी नहीं है, तो वो 20,000 रुपए लेकर वो आदमी बॉम्बे का टिकट कटाता है। स्किल तो उसके पास है बाल काटने का, लेकिन बिहार में कुछ ना करके वो बॉम्बे का टिकट कटाकर, सूरत का टिकट कटाकर दिल्ली आकर वहां पर किसी सैलून में लेबर के तौर पर काम कर रहा है। तो हम लोग की सोच है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को पहले एजुकेट किया जाए, 15 से 55 के बीच के जो लोग स्किल्ड लोग हैं उनको पूंजी दी जाए, उनको कैपिटल मुहैया कराया जाए, और 55 साल से जो ज्यादा लोग हैं उनके जीवन यापन के, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए उनको डायरेक्ट असिस्टेंस दिया जाए। मतलब पेंशन जो बिहार में अभी 400 रुपए है, उसको हम लोग 2,000 रुपए करने की बात कर रहे हैं। ये 3 फंडामेंटल बातें जो हम लोग कह रहे हैं, जो इमीडिएट रिलीफ की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूथ के स्किलिंग के बड़े स्तर पे प्रोग्राम नहीं किए जाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी जो इमीडिएट है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो फिर अनपढ़ और बनकर अनपढ़ों के कोहर्ट को में ऐड ना हो। जो लोग पहले पढ़कर निकल गए हैं किसी वजह से, कुछ स्किल है उनके पास, उनको पूंजी दिया जाए ताकि वो उनको बाहर मजदूरी न करनी पड़े। और जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको कम से कम 2,000 रुपए महीने की व्यवस्था की जाए ताकि वो डिस्ट्रेस सिचुएशन से बाहर निकल सके। इसके ये मूल 3 बातें हैं। If I think I would have answered part of your questions. If you have any queries, please write to us. Happy to answer any further doubts if you have. Thanks, Prashant. Thanks a lot. थैंक यू श्वेता, थैंक यू प्रशांत। प्रशांत, इसी बीच में आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक हमारे साथ 16,000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है वो है शिवांक झा की तरफ से। शिवांक जी, आप प्लीज अपना सवाल प्रशांत से पूछें। जी नमस्कार सर। नमस्कार शिवांक भाई, बोलिए। Yes sir, so first of all sir, huge fan and sir like I'm second, like sense में आप कह सकते हैं second generation। मतलब my father was in the Indian Air Force and I was born in Agra but raised completely in Bangalore for the past 18 years। just इस साल मैंने अपना graduation खत्म किया है। And sir again just adding one point, like one thing to your point, आपने बोला कि brain drain to the maximum। by data I'm telling you this, the topmost colleges in Bangalore, every year जो highest package आता है from every college is from a person who is from either Bihar or Jharkhand। that is 100% data driven। so sir and so like coming to my question,
तो सर लाइक बहुत पहले से आई वाज लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू कि पॉलिटिक्स कैसे जाए, हाउ टू स्टार्ट इनटू इट, एंड बिफोर दिस मतलब जस्ट आई हैव मेंशन्ड आल्सो कि इट कम्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ एंग्स्ट, एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन अंदर की वहां कुछ क्यों नहीं है, मतलब जहां से हम बिलोंग करते हैं, जहां से हम रियली हैं, वहां कुछ कुछ भी नहीं है इनफैक्ट। तो आई मतलब बहुत तरीके से मैंने कुछ खुद भी शुरू करने की कोशिश किया। आई स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स, उसके बाद फिर सोचा कि थोड़ा इंस्टाग्राम चैनल करके वहां कुछ मे बी एक मुहिम जैसा कुछ शुरू करें या कुछ। एंड व्हेन जन स्वराज केम इन, बिकॉज मतलब अगेन दिस थिंग आल्सो आई मेंशन कि जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी से आई डोंट मैच एनी आइडियोलॉजी विद एनी ऑफ देम। So Jan Suraj is the one like just 100% I align with my like philosophies and everything. So sir, like if I want to enter politics at the earliest, at this point I'm 21. So if I want to enter politics at the earliest, so what should be the exact pathway? And so like इसी का एक follow up question कि like sir, should there be a like कि is only these kind of careers I should choose, let's say policy consulting or like again जैसे आपने काम किया यूएन में ये सब, तो like international policies, working with international bodies, something like that, या फिर जैसा अभी चल रहा है like I'm employed in a company, वैसे ही आगे continue करो। And so just last point that I want to add, so like again this is a thing from my father, because you're a very as everyone knows great leader, like the biggest leader that Bihar is going to see for the next few decades. So like my father has this key, so please ensure that you are secured at all places and your security is uptight everywhere. तो ये उनका माइंड पॉइंट सर। थैंक यू फॉर द कंसर्न। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 2 साल से पैदल चल रहा हूं और सिर्फ गांधी जी का फोटो नहीं लगा रखा है, इस बात को इंश्योर किया है कि वी विल मूव विदाउट सिक्योरिटी। और एक सिपाही भी आपने आज तक किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। और ये मेरा पक्का यकीन है कि डिस्पाइट द लॉ एंड ऑर्डर इशू इन बिहार, इट इज क्वाइट पॉसिबल टू वॉक थ्रू द बिहार विलेजेस ऑफ बिहार। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2 साल से मैं वहाँ गांव में चलता हूँ, गांव में ही सोता हूँ, जिसको सरेह कहते हैं, खेत कहते हैं, स्कूलों में सोता हूँ, और आज तक मुझे किसी कुत्ते ने भी नहीं काटा है। सो थैंक्स फॉर योर कंसर्न। लेकिन बाय इन लार्ज पीपल हैव बीन वेरी सपोर्टिव, पीपल हैव बीन अप्रिशिएटिव। यू कांट इमेजिन हाउ मच love and affection I get on the ground. Maybe physically it's very tiring, maybe it is emotionally draining, but still it matters a lot. Coming back to your question कि भाई कहाँ से राजनीति करूं, मैं जनरली जो लड़कों को बताता हूं, आपको भी बता रहा हूं, राजनीति आप 2 जगह से कर सकते हैं, या तो अपनी जन्मभूमि से या अपनी कर्मभूमि से। You must not try to do politics in any other place other than these two. तो अगर आपकी जन्मभूमि बिहार है तो आप बिहार से राजनीति कर सकते हैं, और बिहार में वहां से कर सकते हैं जहां आपकी जन्मभूमि हो। कभी इस चक्कर में मत पड़िए कि मेरे जात वाला कहाँ है, मेरे पहचान वाले कहाँ हैं। राजनीति वहां से कीजिए जहां आपकी जन्मभूमि है, और या फिर आप अपने कर्मभूमि से कर सकते हैं। आप बहुत यंग है, 21 है, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू लीव योर स्टडीज और जॉब। मैं एवरी डे आई मस्ट शेयर दिस विथ यू गाइस, मतलब 2, 4, 5 लड़कों को तो मैं वापस जरूर भेजता हूँ। ये जनसुराज इसलिए नहीं व्यवस्था बनाई जा रही है कि आप अपने अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के अरमानों को और उनके सपनों को तोड़कर जनसुराज में आ जाइए व्यवस्था बदलने के लिए। व्यवस्था बदलने का उपाय आप जहां हैं वहीं से कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आप बैंगलोर में हैं, नौकरी करते रहिए, आप बैंगलोर में जनसुराज का चैप्टर शुरू कीजिए, वहां से 1000 बच्चों को, 1000 लोगों को इकट्ठा कीजिए। जैसा मैं अभी पहले बता रहा था, पहले क्वेश्चन के आंसर में, उन 1000 लोगों को इंश्योर कीजिए कि हर हफ्ते वो अपने गांव में फोन करें, 10 लोगों को बिहार में जनसुराज से जोड़ें। दैट वे यू वुड बी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यू वुड बी लर्निंग द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, इफ आई कैन यूज इट फॉर द वांट ऑफ अ बेटर वर्ड। You would expose yourself to the people who are from Bihar about the issues which are coming from Bihar. आपको ये पता चलेगा कि उनकी क्या मानसिकता है, किस तरह वो लोग ऑपरेट करते हैं। आप उनके साथ शुरुआत कर सकते हैं। पॉलिटिक्स की एक अच्छी बात यह है कि आप जिस फील्ड में भी हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये बेकार सवाल लोग पूछते हैं, भैया हम नौकरी कर रहे हैं, भैया हम पढ़ रहे हैं, इसको छोड़ के आ जाएं। मेरे भाई, गांधी जी लॉयर थे, लॉयर के जरिए मतलब वकील बन के ही नेता बन गए। जो डॉक्टर है वो डॉक्टर बन के बन सकता है, उसके लिए वो प्रोफेशन छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम जो यूएन में करते थे, यूएन में काम करते हुए राजनीति में आए। हम तो न्यूट्रिशन में काम करने आए थे। वो अपने आप रास्ता आपका आगे बनते जाता है। आप ऐसे समझिए
कि लोग कहते हैं भैया कभी तो कॉल लेना पड़ेगा, कभी तो हमको चुनाव लड़ना है, जाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझिए, फुटबॉल फील्ड सॉरी फॉर द नेटवर्क कनेक्टिविटी, आई थिंक प्रशांत का नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल है। 2 साल 3, जब वहां पहुंच जाए जहां आपको ये कॉल लेना पड़े कि भाई अब मैं दोनों काम साथ में नहीं कर सकता हूं, तब वो कॉल लीजिए कि नौकरी छोड़ू कि ना छोड़ू। तो मेरा आपको सुझाव यही है कि आप बेंगलोर में हैं, फैमिली के लिए जो कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, बेहतर बने रहिए, वो काम कीजिए। बेंगलोर में जनसुराज क्या दीप जलाइए, वहां पर उन लोगों को जनसुराज से, इस अभियान से जोड़िए जो आपकी सोच के हैं, जो बिहार में परिवर्तन देखना चाहते हैं, एंड दैट वुड बी द कंट्रीब्यूशन बिग इनफ। अगर आप जमीन पर आकर कुछ करना चाहते हैं तो नौकरी करते हुए जैसे आप अपनी छुट्टी प्लान करते हैं, वेकेशन प्लान करते हैं, वैसे 15 दिन प्लान कीजिए कि भाई 15 दिन इस बार वियतनाम नहीं जाऊंगा, कोयम्बटूर नहीं जाऊंगा, इस बार लद्दाख ले नहीं जाऊंगा, इस बार बिहार चलता हूं, 15 दिन वहां रहूंगा, 15 दिन जनसुराज के लिए काम करूंगा। तो ये काम किया जा सकता है, इसको साधा जा सकता है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी भावना, आपके इंटेंट का स्वागत है, बट यू डोंट नीड टू नेसेसरली डिसरप्ट योर ओन लाइफ इन ऑर्डर टू क्रिएट ए न्यू मीनिंगफुल थिंग। जो व्यक्ति, मैं हमेशा कहता हूं, अपनी चिंता नहीं कर सकता है, अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है, वो समाज की भी चिंता नहीं कर सकता है। ये कहने की एक बात है, रोमांटिसाइज आइडिया कि मैं सब कुछ छोड़कर समाज सुधार दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। समाज सुधारने के लिए भी आपको अपनी चिंता तो करनी ही पड़ेगी, और तभी समाज आपके साथ खड़ा होगा, तभी समाज आपका सम्मान करेगा जब आपने अपनी चिंता कर ली है। जब आप खुद ही डिपेंडेंट हो जाएंगे समाज पर, तो समाज आपकी ओर ना देखेगा, ना आपकी बात करेगा, ना आपकी बात को, आपकी बताई हुई बातों को सुनेगा। थैंक यू शिवांग फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू प्रशांत। अगला सवाल जो है वो रवीश राज जी की तरफ से है। रवीश जी, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन करके, माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। या हेलो सर, मेरा नाम रवीश राजस, हम पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं। सर, प्रीवियस क्वेश्चन सुन के बहुत अच्छा लग रहा था, स्पेशली वाटर मैनेजमेंट वाला, और उस पे आंसर भी बहुत बहुत ज़्यादा सही था सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बिहार से बहुत लोग पलायन कर चुके हैं, स्पेशली लोअर क्लास लोग, तो उनको वापस लाने के लिए क्या प्लान है? और दूसरा सवाल ये है सर कि जो अपर क्लास पीपल है, जो जिनका ऑलरेडी ब्रेन ड्रेन हो चुका है जैसे, तो उन रिसोर्सेस को बिहार को फिर से ग्रो करने में जरूरत पड़ेगा, तो उनको वापस लाने का क्या प्लान है सर? आपने देखिए, सवाल रोज लोग पूछते हैं, मैं उसका एक लाइन का अगर आंसर दूं कि अगर बिहार से पलायन रोकना है, लोगों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी का पलायन रोकना है, बुद्धि का पलायन रोकना है, एंड इट विल बी इन दैट ऑर्डर। सबसे पहले हम लोग को पूंजी का पलायन रोकना है। ज्यादातर लोग, पढ़े लिखे लोग भी, बिहार के बहुत बौद्धिक तौर पे प्रबुद्ध लोगों को भी ये पता नहीं है, या लोगों ने ध्यान नहीं दिया है कि 1990 के बाद बिहार से 25 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का पूंजी का, कैपिटल का पलायन हुआ है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ बैड सीडी रेशियो, विच इन टर्न इज रिफ्लेक्शन ऑफ जो वहां लार्जर इकोसिस्टम है समाज में, कि पूंजी जो है, कैपिटल जो है, वो इसलिए नहीं है बिहार में क्योंकि कैपिटल दो तरीके से आता है। एक, जो आप कमाते हैं, कमाने के बाद, खर्च के बाद जो बचता है, वो आपकी पूंजी होती है, और दूसरा आप पूंजी का स्रोत है बैंकों से मिलने वाला लोन। जैसे मान लीजिए आप बैंगलोर में हैं, तो अगर आप में से 100 लोगों के पास गाड़ी है, तो मैं दावा कर सकता हूं कि 90 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो गाड़ी आपने लोन पे ली हुई है। अगर 5 लाख की गाड़ी है, 1 लाख रुपए आपकी अपनी पूंजी है, या 50,000 रुपए अपनी पूंजी है, बाकी पैसा आपने लोन पे लिया हुआ है। अगर आप अंदाजा लगाइए कि आपको लोन न मिले गाड़ी का, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर नहीं बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो बिहार में पिछले 35 सालों में पूंजी का इतने बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है कि बैंकों में बैड सीडी रेशियो की वजह से बैंकों से हर साल 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार से निकलकर उन राज्यों में जा रहा है जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां पर तरक्की हो रही है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्रा में, केरल में, गुजरात में सीडी रेशियो 90 या उससे ऊपर है। मतलब अगर वहां के लोग अपने बैंकों में, सरकारी, शेड्यूल्ड, कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंकों में अगर 100 रुपए रखते हैं, तो वहां के बैंक 80 से 105, 110 रुपए तक लोन के तौर पर वहां के लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं।
घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, रोजगार करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। बिहार में ये रेट 40% 45% है एवरेज। मतलब लालू जी के राज में तो घट के 19-20% रह गया था, अभी थोड़ा सुधरा है। लेकिन इसके बावजूद 2-2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल बिहार से बाहर जा रहा है। तो जनसुराज की जो सोच है कि पहला काम बिहार से पूंजी का पलायन रोकना है। अब आप ये कहेंगे होगा कैसे, तो पहला स्टेप तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ही है। बैंकों के पास ये स्वायत्तता नहीं है कि वो सारा पैसा लें और दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दें। आप अंदाजा लगाइए, इंडिया में सारा पैसा बैंक जमा करे और जाकर यूरोप में अगर लोन दें तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, कि भाई तुम पैसा डिपॉजिट यहाँ ले रहे हो और लोन आप जाके यूरोप में दे रहे हो। तो बैंकों पर ये एक तरह से वैधानिक जिम्मेवारी है, स्टैट्यूटरी उन पर जिम्मेवारी है कि वो 70-75% पैसा जरूर वापस लोन के तौर पर दें। ये उनका बिजनेस मॉडल भी है और ये उनका वैधानिक उनकी जिम्मेवारी भी है। बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह एक कमिटी है जिसमें बैंकर्स, सारे बैंक के हेड होते हैं, और वो कमिटी ब्यूरोक्रेट्स, बैंकर्स और मुख्यमंत्री के और फाइनेंस मिनिस्टर के अधीन है। मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन है। लेकिन जैसे बिहार की सारी व्यवस्था चरमरा गई है, स्कूल का टीचर मुख्यमंत्री और सरकार की बात नहीं सुन रहा है, डॉक्टर और अस्पताल में व्यवस्था नहीं बन रही है, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर और अधिकारी बात नहीं सुन रहा है, वैसे बैंकिंग वाले लोग भी बात नहीं सुन रहे हैं। अगर बिहार में सीडी रेशियो को देश के एवरेज के बराबर कर दिया जाए तो हर साल बिहार में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एडिशनल इन्वेस्ट होने लगेगा। और ये पैसा हमें बाहर के पूंजीपतियों से नहीं चाहिए, ये बिहार के लोगों का अपना पैसा है। ये वो पैसा है जो आपने शायद बेंगलोर से अपने घर भेजा होगा डिपॉजिट के तौर पर। ये वो पैसा है जो लोग कमाकर वहां भेज रहे हैं या कमाकर वहां जमा कर रहे हैं। तो मेरा जो सीक्वेंस है जनसुराज का, कि सबसे पहले पूंजी का पलायन रुकना चाहिए, दूसरा व्यवस्था के सुधार से बुद्धि का पलायन रुकना चाहिए, रिवर्स ब्रेन ड्रेन होना चाहिए। और जब पूंजी और बुद्धि वाले लोग वहां रहेंगे, पूंजी रहेगी, तो जो श्रम करने वाले लोग बाहर गए हैं, जो मैं पहले बता रहा था, जिनके पास स्किल है, जिनके पास प्लम्बिंग की स्किल है, जिनके पास इलेक्ट्रीशियन की स्किल है, वो वापस अपने आप आएंगे। जैसे मान लीजिए, एक मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूं कि बिहार में अगर 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होने लगे, अगर आज 100 घर बन रहे हैं तो कल 1000 घर बनने लगेंगे। अगर 1000 घर बनेगा, नेचुरल तौर पर उतने ज्यादा इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, उतने ज्यादा प्लम्बर्स की जरूरत है, उतने ज्यादा मेसन्स की जरूरत है। तो श्रम का पलायन अगर आपको रिवर्स करना है, उसके लिए पूंजी का पलायन रोकना है और बुद्धि का पलायन को रिवर्स करना है। सो दैट इज द ऑर्डर व्हाट जनसुराज एम्स टू डू, एंड व्हाट आई एम टॉकिंग टू ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर इसको इस ऑर्डर में किया जाए, अगर हम पूंजी वहां उपलब्ध कराएं, तो लोग मेहनती हैं, उनके पास स्किल है, कुछ ना कुछ वो काम करने के लिए वापस लौटेंगे। और जो इनकम है, अभी अगर बॉम्बे में 20,000 रुपए वो कमा रहा है, अगर वो काम उसको 12,000 रुपए में बिहार में होने लगे तो वो लौटना प्रेफर करेगा, ही विल सेव मोर। जैसे आप देखते हैं पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, अमेरिका में इंजीनियर 2 लाख रुपए कमा रहा है, वही अगर 30,000 पे इंजीनियर हायर हो रहे हैं इंडिया में, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सर्विसेज से जुड़े हुए लोग, स्किल्ड लोग, उनको पूंजी और पूंजी के इन्वेस्टमेंट से वो लोग वापस बहुत तेजी से लौटेंगे। और साथ में अगर व्यवस्था सुधरे, नए तरह के प्रयास हो, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हो, वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के हो, एग्रीकल्चर के चेंज के लिए हो, व्हाइट कॉलर जॉब के लिए हो, तो उससे बहुत बड़े पैमाने पर व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब भी वापस लौटेंगे, जिसको आप बुद्धि का पलायन, रिवर्स ड्रेन कह सकते हैं। क्योंकि नेचुरली वहां सोसाइटी में एक पढ़ने पढ़ाने की एक समझ है लोगों को। पूरे आप जैसे कोटा को देख लीजिए, कोटा में पढ़ने वाले करीब 40% विद्यार्थी बिहार के हैं, पढ़ाने वालों में बिहारियों की संख्या करीब 25% है। अगर बिहार में वो एजुकेशन सिटी बनेगा तो मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि बिहार के लोग कोटा में जाकर पढ़ने या पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दे वुड रादर डू इट इन पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर। व्हाई वुड दे गो टू कोटा? कोटा कोई पेरिस तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोटा पेरिस है कि लोग गए हैं वहां पर बहुत बढ़िया है, लंदन है। वहां इसलिए गए हैं कि वहां एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है जहां पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले एक साथ रह रहे हैं। तो वो व्यवस्था बिहार के ज्यादातर शहरों में बनाई जा सकती है। रवीश जी, थैंक यू सो मच आपके सवाल के लिए। प्रशांत, हमारा अगला सवाल दीपक कुमार सिन्हा जी की तरफ से है। दीपक जी, आप प्लीज अपना सवाल प्रशांत से पूछें।
प्रशांत सर नमस्कार। मैं दीपक सिन्हा प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में और मैं आरा जिला का रहने वाला हूँ। पिछले 20 साल से मैं बाहर हूँ। 6 साल मैंने यूएनडीपी प्रोजेक्ट में अफ्रीका में भी काम किया है। जो मैं सिचुएशन यहाँ देखता हूँ, देख के मुझे तकलीफ भी होती है। मैं तो खुद भी 20 साल पहले मैंने पलायन किया है। एक क्लास में 60% स्टूडेंट जो है, अभी आपने थोड़ी देर पहले भी बोला है कोटा वाले सिचुएशन पे, 60% स्टूडेंट बिहार के होते हैं और हमारे जो टीचिंग फर्टर्निटी है उसमें करीबन 40% जो टीचिंग कम्युनिटी के लोग हैं वो भी हमारे बिहार से होते हैं। तो जो परेशानी है वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जो अभी आप थोड़ी देर पहले आपने बोला। लेकिन गवर्नमेंट भी इसे प्रमोट कर रही है सर। गवर्नमेंट प्रमोट ऐसे कर रही है कि जो भी लोग बाहर पढ़ने आते हैं उसको हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। तो जो आपका वो पॉइंट है कि पूंजी भी तो बाहर जा रहा है, हमने और उसको ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया कि ठीक है आप बाहर जा रहे हो, ये गवर्नमेंट की तरफ से क्रेडिट कार्ड लो, बाहर जाके पढ़ाई करो। तो सर एक इस पे आपका नहीं, अपना देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो योजना है ये 2015 में मेरा आइडिया है। मैंने शुरू कराया था जब नीतीश जी की मैंने मदद की थी, तो उसके बदले में मैंने 2-3 योजनाओं 7 निश्चय जो बनाया था उसमें क्रेडिट कार्ड भी है। उसके पीछे सोच कोचिंग नहीं थी। कोचिंग करने के लिए वो पैसा नहीं मिलता, अब मिल रहा है वो तो। हालांकि क्रेडिट कार्ड को तो ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उस समय अनुमान ये था, मैं आपको डिटेल समझाऊं, 1 करोड़ बिहार के लोग जो 12वीं की पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद उनके परिवार के पास वो साधन नहीं है कि वो आगे की पढ़ाई करें। तो मेरा आइडिया ये था कि 12वीं के बाद आप अगर कोई कोर्स कर रहे हैं जिससे कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, जैसे मान लीजिए आप नर्सिंग का कोर्स करें, आप प्रोफेसर हैं, आप समझेंगे इस बात को कि पूरे इंडिया में 10 लाख से ज्यादा नर्सेज की शॉर्टेज है। पैरामेडिक्स अगर जोड़ देंगे तो संख्या 25 लाख से ज्यादा होगी। नाउ यू टेल मी व्हाट प्रिवेंट्स अस एज ए सोसाइटी इन बिहार कि हम 5 लाख बिहार की बच्चियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग करा दें। अब आप बताइए कि क्रेडिट कार्ड क्यों चाहिए, हम नर्सिंग कॉलेज क्यों ना बना दें। अगर नर्सिंग कॉलेज बिहार में आप बनाएंगे, आज बनाना शुरू करेंगे, तो 5 बरस में नर्सिंग का अगर 2 बरस में आपने नर्सिंग कॉलेज बनाया, बैच वो आज शुरू होगा तो 3 बरस नर्सिंग का कोर्स है, 5वें साल में वो पहला बैच निकलेगा। तो मैंने ये कहा था कि जो लड़कियां अभी 12वीं से पास करके निकल रही हैं उनको आप नर्सिंग की, जो लड़के पैरामेडिक्स करना चाहते हैं उनको वो कोर्स सिलेक्ट कर लीजिए 20, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे इंडिया में है, और हम उनको वो पैसा बैंकों के माध्यम से दिलवाएं ताकि वो लोग जाकर उस क्षेत्र को ऑक्यूपाई कर सके, वहां पर अपने लिए रोजगार। जब कोई नर्स बनेगा 50,000 रुपए पाएगा, वो वापस बिहार में वो इन्वेस्टमेंट आएगा, बिहार में वो पैसा आएगा, उनको रोजगार मिलेगा। बाद में इस स्कीम को मोर और लेस, जैसे बिहार में हर चीज होता है, नेताओं ने और वहां के अधिकारियों ने पूरा बर्बाद कर दिया, पैसा कमाने का धंधा हो गया और लोगों ने फर्जी, अब आप पॉलिटेक्निक ना करके आईआईटी के कोचिंग में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उसके लिए पैसा। क्रेडिट कार्ड में कहीं पर भी कोचिंग करने के लिए व्यवस्था नहीं है। पेमेंट सीधे आपको जाना है इंस्टीट्यूट को जहां पर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग लोन, इसलिए मैंने उस क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कराई थी कि आप एक बार में 2 लाख 3 लाख रुपए लोन ना ले। आपको अगर इस सेमेस्टर में 30,000 रुपए की जरूरत है, 10,000 रुपया परिवार मैनेज कर सकता है, तो आप 30,000 रुपया ही ले, एक बार में 3 लाख का लोन ना ले, ताकि इंटरेस्ट का बर्डन ना बढ़े। और मेरा अनुमान है, और मैं अगर कभी मौका मिला जन स्वराज को, तो आप देखेंगे कि मैं इसको बहुत बड़े पैमाने पर लागू कराना चाहता हूं। बिहार से 1 करोड़ लोगों को बैंकों के माध्यम, जो मैं कह रहा हूं पूंजी की उपलब्धता, सबसे बड़ी पूंजी की उपलब्धता तो बिहार में लोगों के स्किलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए चाहिए। लड़के पढ़ के बैठे हुए हैं और वो मजदूरी कर रहे हैं, कोई बीएड किया हुआ है, कोई बीए किया हुआ है, कोई 12th किया हुआ है, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है। उनको दुनिया में जिन भी जॉब्स की कमी है, अगर उनको वो ट्रेनिंग दी जाए तो बिल्कुल वो करने को तैयार है। मैंने एक सर्वे कराया, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। दिल्ली एनसीआर रीजन में जितने भी, और आप बेंगलोर में भी इसको करके देखिएगा, दिल्ली एनसीआर रीजन में जितने मॉल हैं, आपने देखा होगा मॉल में आजकल वो टॉयलेट्स जो बने हुए हैं, उसमें 1-2 लोग होते हैं जो उसकी साफ सफाई का काम करते हैं। मैंने एक यहाँ सर्वे कराया, उसमें करीब करीब 70% लोग जो वॉशरूम्स में काम कर रहे हैं, साफ सफाई का, वो आपको जो नैपकिन वगैरह देते हैं, वहां पर रिफिल वगैरह का काम देखते हैं, 70% लोग बिहार के लड़के हैं। और उसमें मेजॉरिटी, आई रिपीट,
70% बिहार के, और उसमें मेजॉरिटी ग्रेजुएट या अबव है। इसके मुकाबले उसी मॉल में जो लोग सेल्समैन हैं, सेल्स गर्ल्स हैं, वो लोग 12th या उससे कम पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको 2 चीजों की समझ है, कंप्यूटर और अंग्रेजी। नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां हैं, उनको अंग्रेजी बोलने आ रही है, और उनकी डिग्री 12 की है, तो वो सेल्स गर्ल है। और भागलपुर का लड़का है, भोजपुर का लड़का है, बीए किया हुआ है, वो टॉयलेट में पोछा लगा रहा है या नैपकिन रिफिल कर रहा है। तो इसके लिए जो हमने उस समय जो बताया था कि उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो, उनको जो शॉर्ट कोर्सेज हैं 2 साल 3 साल से, जिससे उनको रोजगार मिले। लेकिन रोजगार जो बिहार के लोग सबसे निचले दर्जे वाला काम कर रहे हैं, साफ सफाई का काम, सब्जी का काम, रिक्शा का काम, उससे वो ऊपर बढ़े, उसी मॉल में वो काम करे। लेकिन अगर उसको करना पड़े तो, लेकिन वहां टॉयलेट साफ ना करे, उसका नैपकिन रिफिल ना करे, बल्कि सेल्स बॉय का काम करे या फ्रंट डेस्क का काम करे। इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई थी। आई रिपीट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इज नॉट फॉर ट्यूशन कोचिंग, इट इज फॉर सर्टिफाइड कोर्स दैट कुड लीड टू बेटर एम्प्लॉयमेंट। और बिहार का ये दुर्भाग्य है कि 1 करोड़ लोगों को, जो लोग एलिजिबल थे, उसके मुकाबले सिर्फ 8.5 लाख लोगों को पिछले 10 साल में इसकी सुविधा मिली है। और उस 8.5 लाख लोगों में से भी ज्यादातर लोग वही हैं जो सिस्टम को गेम करके, मैनेज करके, पैसा देकर अपने लिए इसका फायदा उठा रहे हैं। और इसीलिए ज्यादातर लोगों को ना एम्प्लॉयमेंट मिली और ना उसका कोई फायदा हुआ। तो स्कीम तो करीब करीब बंद ही है। धन्यवाद दीपक जी आपके सवाल के लिए। धन्यवाद प्रशांत। प्रशांत, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब तक हमारे साथ 20,000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। वैसे सवाल तो हमारे पास बहुत सारे अभी भी हैं, लेकिन आज का जो हमारा सवाल और जवाब का ये जो सिलसिला है, ये हम यहीं पर थामेंगे। और मैं चाहूंगी कि जितने भी हमारे प्रवासी बिहारी हैं, उनके लिए आपका आगे का प्लान क्या है, और जन स्वराज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लीज एक बार अगर अपने तरफ से एक मार्गदर्शन अगर हमारे जितने भी प्रवासी बिहारी हैं उनका अगर करें तो। मैं किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकता हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, जितने भी साथी बिहार के हैं, बिहार के बाहर रह रहे हैं, फॉर गॉड सेक ये कहना छोड़िए ये कि बिहार को सुधारा नहीं जा सकता है। बिहार को सुधारा जा सकता है। सुधारने के लिए आप आए, मैं आऊं, प्रयास आज हो, 20 वर्ष के बाद हो, किसी न किसी बिहार के आदमी को ही करना पड़ेगा। इसलिए ये अवसर है, आप आइए, इससे जुड़िए, प्रशांत किशोर के भरोसे मत रहिए, आप जन स्वराज के बनाने वालों में बनिए। हमने एक शुरुआत करी है, बिहार के हजारों लोग इससे जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए। और ताकि कल जब इतिहास लिखा जाए, कल जब इसकी बात हो कि जन स्वराज आया, बिहार के में सुधार कैसे हुआ, तो आप उसमें झंडा लेकर चलने वाले नहीं बने, उसमें फॉलोअर ना बने, उन लोगों में आपका शुमार हो जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाने में कंधा लगाया था। और व्यवस्था बनाने में कंधा लगाने के 5 स्पेसिफिक बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप इसके संस्थापक सदस्य बनिए, बी वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ जन स्वराज, ताकि 2 तारीख को जब ये राजनीतिक व्यवस्था बने तो आप ये कह सके कि मैं भी उन लोगों में हूं जो जन स्वराज को बना रहा है, जन स्वराज की व्यवस्था को बनाने में कंधा लगा रहा है। और संस्थापक सदस्य जब बने तो उसको पब्लिकली डिक्लेयर कीजिए। सिर्फ आप बन गए, आपने अपने मन तक ये बात रख ली, वो काफी नहीं है। तो पब्लिकली डिक्लेयर करने का सिंपल तरीका ये है कि आप अपने फेसबुक कवर पेज और व्हाट्सएप डीपी को चेंज कीजिए, अपने आप को जन स्वराजी बताइए, अपने आप को जन स्वराज से जुड़ा हुआ बताइए और दिखाइए। सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है। एक बार जब अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप अपने आप को जन स्वराज से जुड़ा हुआ बताते हैं, तो आपके माध्यम से 500, 1000 या उससे भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक ये बात पहुंचती है। दूसरा जो सुझाव मैंने आपको दिया, कृपा करके प्लीज 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 अपने 10 ऐसे साथियों को, परिवारजनों को, मित्रों को, गांव वालों को, जिसको आप जानते हैं, जो आपके कांटेक्ट में है, संपर्क में है, बिहार में आज रहता है, उसको फोन कीजिए, उसको बताइए कि जन स्वराज की ये व्यवस्था बिहार में बन रही है, वो ग्राउंड पर है, वो गांव में है, वो इससे जुड़े। आपकी बातों का सम्मान है, आपकी बातों का असर है, लोग आपको, पीपल लुक अप टू यू। आपके अपने सोसाइटी, अपने गांव, अपने नेबरहुड के लोग, दे लुक अप टू यू फॉर एडवाइस, फॉर सजेशंस। तो अगर आप कहेंगे कि जन स्वराज से जुड़े तो जरूर जुड़ेंगे। कुछ नहीं करना है, आप हफ्ते में 10 लोगों को, अगर दिन में 10 मिनट भी आप निकालेंगे तो हफ्ते में 10 लोगों को आप फोन करके बताइए कि वो जन स्वराज से जुड़े। तीसरी बात,
अगर आपको बिहार की समस्याओं को लेकर कोई भी सुझाव देना है, एजुकेशन को लेकर, वाटर मैनेजमेंट को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, कैपिटल को लेकर, जो कुछ भी, सड़कों को लेकर, गांवों को लेकर, शहरों की दशा को लेकर, जिस क्षेत्र में भी स्पोर्ट्स को लेकर अगर आप सुझाव देना चाहते हैं, पॉलिसी मेकिंग, जन स्वराज का जो विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है उसमें योगदान करना चाहते हैं, तो फील फ्री, राइट टू अस डायरेक्टली टू मी ऑन माई ट्विटर, ऑन माई ईमेल, यू कैन। अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है संपर्क करने में, तो 1,00,000 बार ये नंबर बताया जा रहा है, 91,216 91,216 91216 91216 पर फोन कीजिए। संभव है कि कभी कभी आपको 2 या 3 बार फोन करना पड़े, लेकिन लोग आपको डेफिनेटली, अगर आप रीच आउट करना चाहेंगे तो कोई ना कोई आपको गाइड करेगा कि आप कैसे अपना सुझाव भेज सकते हैं, कैसे आप मिल सकते हैं, कैसे इसमें जुड़कर आगे कुछ कर सकते हैं। चौथी बात, आप अगले 1 साल में अपना जब 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना अगर बिहार आते हैं तो जरूर हम लोग को बताइए कि आप कब बिहार आ रहे हैं, ताकि आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी सोच को जनसुराज का फायदा सोच से जनसुराज का फायदा हो सके, आप कुछ ग्राउंड पर आकर योगदान कर सके। और अंतिम बात, अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ पैसे आप जनसुराज को ऑनलाइन भेज सकते हैं, ताकि 2 अक्टूबर से जब जनसुराज दल बने तो उस दल की आर्थिक निर्भरता किसी एक व्यक्ति, किसी बड़े व्यक्ति पर न रहे, बल्कि बिहार के हर लोग मिलकर उसको बनाएं। और ये फंड रेजिंग का, क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म 2 अक्टूबर से सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जाएगा। लेकिन मैं इस सत्र का उपयोग करके आपको बता रहा हूं कि अगर आप में से कोई साथी चाहे तो 500,000 रुपए जनसुराज को भेज सकता है। बड़ी रकम भेजने की जरूरत नहीं है, आपके योगदान के तौर पर, आपके कंट्रीब्यूशन के तौर पर, आपकी भागीदारी के तौर पर ही सही, लेकिन 500,000 रुपए अगर आप भेजेंगे तो ये दिखाएगा कि आप और आप जैसे लोग बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक छोटा ही सही एक कदम उस दिशा में आपने बढ़ाया है। आप कदम उठाएंगे, आपके साथ जुड़े हुए दोस्त, मित्र, साथी, परिवार के लोग कदम उठाएंगे, धीरे धीरे ये कारवां बढ़ेगा। 50 लाख से ज्यादा लोग जो बिहार से बाहर आज रह रहे हैं, अगर वो ये 5 चीज करे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आप जहां हैं, जो कर रहे हैं वो करते हुए आप बिहार की व्यवस्था को सुधारने में लगा सकते हैं। और अगर बिहार में व्यवस्था सुधरी तो निश्चित तौर पर आपका, आपके आने वाली पीढ़ी का, आपके परिवार का, आपकी धरती का सम्मान बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। आप सभी का इस सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेंगलोर से जो साथी जुड़े हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग आपके संपर्क में रहेंगे। दिल्ली में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा चैप्टर बनाया है, आज उसकी इन पर्सन मीटिंग भी है दिल्ली में, उसके लिए मैं आज आया हुआ हूँ दिल्ली में। तो हम लोग चाहेंगे कि बेंगलोर में और दूसरे शहरों में भी वो जनसुराज का चैप्टर बने, जहां मैं या जनसुराज से जुड़े हुए और जो वरीय साथी हैं वो आ सके, आपसे फेस टू फेस मुलाकात हो सके, बैठ के चर्चा हो सके, और इस अभियान को गति कैसे दी जा सकती है। बेंगलोर में रहने वाले लोग, हैदराबाद में रहने वाले लोग, बॉम्बे में रहने वाले लोग स्पेसिफिकली और क्या कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, उस पर और चर्चा करने के लिए, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आपके योगदान और आपके समय की जरूरत है। आप सबका इस सत्र से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े और बिहार को बेहतर बनाने के लिए हमारी इस मुहिम में हमारा योगदान देते रहिए। और